वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स का जो पेपर हुआ है 16 अक्टूबर 2022 को उसको हम देखेंगे। इस वीडियो में हम उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, केवल कौन कौन से सही आंसर हो सकते हैं उसी को हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। इसका जो डिटेल डिस्कशन है उसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, निम्न सूचियों का मिलान कीजिए। तो समांतर माध्य से आसपास बिखरे हुए आंकड़ों का जो मापन है वो किया जाता है प्रमाप विचलन के द्वारा। न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों का जो अंतर होता है वो विस्तार है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से प्रेक्षणों के निरपेक्ष विचलन का जो समांतर माध्य होता है उसको हम कहते हैं माध्य विचलन। और अपकिरण का जो सापेक्ष माप है वो कहा जाता है विस्तार गुणांक। ठीक है, इस हिसाब से आप देख लीजिएगा कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकार अधिकतम पहल के तहत कक्ष में शिल्प के लिए भौगोलिक संकेतक पंजीकरण प्राप्त किया है। कौन से शिल्प ने जीआई प्राप्त नहीं किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, जोधपुरी जूती। फिर अगला है, वास्तविक एवं मौद्रिक बाजारों का जो एकीकरण है वो होता है आपका हिक्स हैंसन के जो आईएसएलएम मॉडल है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वार्षिक कक्षा संचार में बाधा की? ये आपका साइको का है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति साधन लागत पर जो होती हैं वो किसके बराबर होती हैं? राष्ट्रीय आय के। ठीक है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय। अगला है, एक निश्चित शब्द जो किसी चर के मूल्यों को निर्धारित क्रम में समान अंतराल की प्रवृत्ति के साथ के लिए उपयोग किया जाता है वो आपका होता है टाइम सीरीज, काल श्रेणी। अगला है, त्वरक एक्सीलेटर कोफिशिएंट जो होता है वो किसका अनुपात होता है? प्रेरित निवेश और उपभोक्ता व्यय के बीच में जो परिवर्तन होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा। व्यापारिक बैंक का निम्न में से कार्य नहीं है। मुद्रा का जो निर्गमन है वो केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है, व्यापारिक बैंकों के द्वारा नहीं किया जाता है। फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। अगला है, मुक्त व्यापार नीति फ्री ट्रेड पॉलिसी जो होती है उसमें पूर्ण अप्रतिबंधित विनिमय एवं वस्तुओं के देशों के बीच आने जाने में कोई रोक नहीं होती है। अगला है, निम्न मदों में से साधन भुगतान नहीं है। ठीक है, इनमें से साधन भुगतान कौन सा नहीं है? तो जो स्कॉलरशिप मिलती है स्टूडेंट्स को, ठीक है, इसको हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं, ये साधन भुगतान नहीं होगा। 2020-21 में बड़े उत्पादकों में राजस्थान ने किस फसल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये आपका हो जाएगा मोटा अनाज, राई, सरसों, कुल तिलहन। अगला है, केल्डोर मानते हैं कि तकनीकी फलन जो कि उत्पादकता एवं पूंजी की वृद्धि में आपस में संबंध बताता है, जो कि दोनों ही साधनों के प्रभाव को शामिल करता है। उन्होंने आय वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि को भी तकनीकी के साथ में लेके एक्सप्लेन किया था। अगला है, इस मान्यता पे आधारित है कि आय का निर्धारण गुणक के माध्यम से निवेश द्वारा होता है। तो देखिए, जो हेरड डोमर मॉडल है उसमें डोमर ने गुणक प्रभाव के बारे में बताया था और जो त्वरक के बारे में बताया था वो बताया था हेरोड ने। तो यहाँ पे आय का जो निर्धारण है गुणक के माध्यम से होगा, ये किसने बताया था? डोमर ने। अगला है, आर्थिक कल्याण आवश्यक रूप से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं करता है, क्योंकि तो यहाँ पे आपके सारे ये हैं क्योंकि ये इनको नहीं मापता है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर देखिए, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है उसमें सीमांत उपयोगिता क्या होती है? शून्य। फिर डैश एक दीर्घकाल के उत्पादन के विश्लेषण एवं पैमाने के प्रभावों के संबंध में संदर्भ व्यक्त करता है, इसको हम एक तरह से कहेंगे पैमाने के प्रतिफल। अगला है,
उच्च शक्ति मुद्रा में शामिल है। हाई पावर्ड मनी जो होती है उसमें जो भी पेपर करेंसी चलन में होती हैं और केंद्रीय बैंक के पास में व्यापारिक बैंकों के जो भी कोष जमा होते हैं उनको सम्मिलित करेंगे। अगला है, निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है? तो देखिए, कर जो होते हैं वो राजकोषीय नीति के अंतर्गत आते हैं। अगला है, व्यापार संतुलन संबंधित हैं। तो व्यापार संतुलन का संबंध वस्तुओं के आयात निर्यात के साथ में होता है। अल्पाधिकारी उद्योगों में मोड युक्त मांग वक्र जो किंग डिमांड कर होता है में मान्यता है कि कीमत बढ़ाने में अगर एक फर्म कीमत बढ़ाएगी तो जरूरी नहीं कि दूसरी फर्म में कीमत बढ़ाए, लेकिन कीमत अगर कम की जाती है तो दूसरी फर्म भी क्या करेगी, उसका अनुसरण करती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला देखिए, मुक्त बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं का अकुशल वितरण को हम एक तरह से क्या कहेंगे, मार्केट फेलियर, बाजार असफलता। भारत में विदेशी व्यापार की शीर्ष संस्था वाणिज्य मंत्रालय। उसके बाद में उच्च शक्ति मुद्रा निम्न द्वारा उत्पादित की जाती हैं। ठीक है, उच्च शक्तिशाली मुद्रा जो है वो केंद्रीय बैंक के द्वारा, जो भी रिजर्व बैंक की जो संपूर्ण देयता होती है उसको हम एक तरह से क्या कहते हैं, हाई पावर्ड मनी। अगला देखिए, निवेश जो एक फर्म या व्यक्ति द्वारा अन्य किसी देश में व्यापार में रुचि हेतु किया जाता है, ऐसे निवेश को हम कहते हैं एफडीआई, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। फिर अगला है, मिलान करना है, उद्यम की जो स्वतंत्रता पाई जाती है वो होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। उसके बाद में संपत्ति का समान वितरण होता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था में। ऑक्सीजन तंबू में पूंजीवादी ये कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था को। और संसाधनों का सार्वजनिक स्वामित्व होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। तो इस हिसाब से आप मिलान कर लीजिएगा। व्यापार संरक्षणवाद है, ठीक है, ट्रेड, तो ये हो जाएगा आपका जिन वस्तुओं का आयात किया जा रहा है उनके ऊपर टैरिफ या कर लगाकर उन आयातों को एक तरह से प्रतिबंधित करने की आर्थिक नीति। फिर देखिए, बढ़ी हुई सीआरआर का प्रभाव कम अथवा शून्य हो जाता है। तो देखिए, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रसार होता है तो उसको कम करने के लिए जैसे सीआरआर को बढ़ाया जाता है, तो साथ ही साथ बैंक दर को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो जब बैंक दर में अगर कमी हो जाएगी तो इससे क्या होगा, सीआरआर का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। अगला है, मांगी गई मात्रा में कीमत की तुलना में कम प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, कीमत की तुलना में अगर मांग में कम परिवर्तन होगा तो इसको हम कहेंगे बेलोजदार मांग। फिर देखिए, स्टॉक के उदाहरण इनमें से कौन से हैं? तो मुद्रा की पूर्ति और विदेशी मुद्रा कोष जो हैं इनको हम समय के एक निश्चित बिंदु पर माप सकते हैं, इसलिए एक तरह से क्या है, स्टॉक। बाकी सारे जो है फ्लो, प्रभाव को दर्शाते हैं। फिर अगला है, आईएस वक्र को व्युत्पन्न करने का प्रथम भाग। ठीक है, विनियोग फलन जो विनियोग और ब्याज की दर के बीच में विपरीत संबंध को दर्शाता है। अगला है, किसको ऑस्ट्रेलियन मॉडल भी कहा जाता है? तो स्वान का जो मॉडल है उसको हम ऑस्ट्रेलियन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। फिर अगला है, एकाधिकार बाजार में संतुलन हेतु द्विशर्तें हैं। तो सीमांत लागत और सीमांत आगम बराबर होने चाहिए और सीमांत लागत वक्र एमआर जो सीमांत आगम वक्र है उसको नीचे से ऊपर की ओर काटें। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। अगला है, लागत वक्र जो यू आकार का नहीं होता है वो होता है औसत स्थिर लागत वक्र। एएफसी कर्व कभी भी यू आकार का नहीं होगा। नेक्स्ट है, मौद्रिक कोष का संरक्षक कौन होता है भारत में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, फोर्थ ऑप्शन आपका। फिर उसके बाद में है, कौन सा सिद्धांत संयोग और गणित के खेल पे आधारित है? तो ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रायिकता या संभावना का सिद्धांत, ऑप्शन हमारा तीसरा। फिर है, वित्तीय सहायता के माध्यम से गरीबी को कम करने का जो उद्देश्य है, तो ये हो जाएगा हमारा वर्ल्ड बैंक, ठीक है, विश्व बैंक, ऑप्शन हमारा तीसरा। अगला है, निम्न में से गलत को चुनना है।
तो यहाँ पे देखिए जीडीपी एमपी जीडीपी एफसी प्लस विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर के बराबर होती हैं, एनएनपी एफसी एनएनपी माइनस विशुद्ध अप्रत्यक्ष के बराबर होती हैं, और जीडीपी एमपी में अगर विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ देंगे तो हम जीएनपी एमपी आ जाएगा। यहाँ पे तीनों सही है, तो गलत चुनने के लिए कहा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। निम्न में से क्या हेरोडोमर मॉडल की मान्यता नहीं है? तो हेरोडोमर मॉडल में सरकारी हस्तक्षेप के अभाव को माना गया है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सामान्य कीमत स्तर और ब्याज की दर में परिवर्तन को भी स्थिर माना गया है, और एपीएस और एमपीएस को बराबर माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन शायद सेकंड होना चाहिए। फिर अगला जो क्वेश्चन हमारा है, मिलान करना है। व्यापार चक्र क्या होते हैं? राष्ट्रीय आय में उतार चढ़ाव, सबसे पहले बी आना चाहिए। मंदी की स्थिति, जब व्यापार में निम्नतम स्तर पर आ जाता है। रिकवरी, विस्तार भी कहेंगे इसको। और बूम, तेजी की स्थिति में एक बड़ी मात्रा में उत्पादन और व्यापार होता है। अगला है, राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय दर का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, हु मैनेजेस एक्सचेंज रेट ऑफ आवर नेशनल करेंसी। ठीक है, जो हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है उसको नियमन करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्रीय बैंक, भारत में जैसे आरबीआई। अगला है, कौन सा चर है जो आईएसएलएम मॉडल के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार तथा वास्तविक मुद्रा बाजार दोनों को जोड़ता है? तो ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। अगला है, निम्न में से एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार का लक्षण नहीं है। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कौन सी विशेषता नहीं होती है? होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होता है, ऑप्शन हमारा 4। ये किस में होता है? परफेक्ट कंपटीशन में। राजस्थान में जीवन धारा योजना जो है वो किसके साथ में संबंधित है? सिंचाई के लिए कुओं के निर्माण के साथ में संबंधित है। फिर उसके बाद में है, संभावना के सिद्धांत के नियम में किसी भी इवेंट ए के लिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की जो थ्योरी है उसमें अगर हम देखें कोई भी घटना अगर घटेगी तो उसकी जो प्रायिकता है वो 0 से अधिक और 1 से कम होगी। ठीक है, 0 या 1 के बराबर भी हो सकती हैं, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगला है, सांख्यिकी मॉडल में एक सांख्यिकी प्रक्रियाओं का सेट है, एक और अधिक स्वतंत्र चर और निर्भर चर के मध्य में संबंध को बताता है। तो दो चरों के बीच में, ठीक है, एक आपका हो जाएगा स्वतंत्र और दूसरा हो जाएगा निर्भर चर। ठीक है, इनके बीच में जो संबंध होता है उसको हम देखते हैं सह संबंध के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन हमारा तीसरा, कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगला है, मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल का उपयोग यह तर्क देने के लिए किया जाता है कि, ठीक है, मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल में एक तरह से क्या था कि आंतरिक क्षेत्र का जो संतुलन होता है और बाह्य क्षेत्र का जो संतुलन है वो एक साथ नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा उनका मानना था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो सकता है? ऑप्शन फर्स्ट। फिर अगला है, निम्न संख्याओं का बहुलक मोड इनमें से कौन सा होना चाहिए? मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से कौन सी विस्तृत मुद्रा है? ठीक है, ब्रॉड मनी जो कंसेप्ट है वो किसको कहा जाता है? M3 को कहा जाता है। उसके बाद में है, मांग का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जो होती है वो वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण होती है, सेकंड ऑप्शन हमारा। फिर विकल्प के रूप में त्यागने की जो लागत होती है, ठीक है, वो होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। इन सभी क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जो है हम बाद में वीडियो बनाएंगे। अगला देखिए, जब एक अल्पाधिकारी व्यक्तिगत अपने लाभ अधिकतम करने के लिए एक उत्पादन के स्तर का चयन करता है तो वह जो कीमत लेगा, ठीक है, वो एक तरह से क्या होगी? एकाधिकार बाजार से कम होगी और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से अधिक होनी चाहिए। इसको आप चेक कर लीजिएगा। और अगला है, श्री एक्स एक किसान है जो अपनी 1 एकड़ भूमि पर अनाज उगाता है। उसके गांव में 50 छोटे किसान हैं। यदि आप भी श्री एक्स और अन्य छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति तुलना करना चाहते हैं, यदि आप देखते हैं कि श्री एक्स की भूमि सामान्य से ऊपर औसत में है, तो यह जानने के लिए कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एक औजार के रूप में इस्तेमाल करेंगे? तो देखिए, भूमि सामान्य से ऊपर औसत है, अगर ये ज्ञात करना है तो इसके लिए समांतर माध्य का प्रयोग करना चाहिए। फिर भी इसको आप चेक कर लीजिएगा। अगला है,
माध्यिका का फॉर्मूला उपयोग में लाया जाता है जिसमें सबसे माध्य की संख्या को ज्ञात किया जा सके, बाकी सभी संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके। ठीक है, किसी भी संख्याओं को हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में जो मूल्य हमारा बीच में होगा उसको हम कहेंगे मध्यिका। अगला, गैर बहिष्कृत तथा गैर प्रतिद्वंदी वस्तुएं, ये किसकी विशेषताएं होती हैं? पब्लिक गुड्स की, सार्वजनिक वस्तुओं की। अगला है उपभोक्ता अतिरिक्त या उपभोक्ता की जो बचत होती है वो किसका अंतर होता है? उपभोक्ता जो कीमत देने का इच्छुक होता है और वास्तव में जो वो कीमत चुकाता है, फर्स्ट ऑप्शन। अगला है द्विक्षेत्रीय विकास मॉडल, ये हो जाएगा हमारा लुईस का जो मॉडल है उसको हम कहेंगे द्विक्षेत्रीय। ठीक है, इसमें कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र, दो क्षेत्रों को लिया गया है, इसलिए टू सेक्टर मॉडल होगा ये। फिर है एमवी इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, ये जो समीकरण है वो बताया था फिशर ने। फिशर का जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत है, क्वांटिटी थ्योरी है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होती है, उसको एम वी बराबर पी क्यू समीकरण से बताया गया है। अगला है राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की जो संख्या है वो कितनी है? 7.75 लाख। अगला है हमारे उपभोग से बाह्य लागत दूसरे भुगतान करते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, ये आपकी होनी चाहिए इसमें ऋणात्मक उपभोग लागत, बाह्यता सेकंड होना चाहिए, इसको फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। अगला है इनमें से कौन सा सहयोगात्मक अधिगम, ये तो साइको का क्वेश्चन आ गया है इकोनॉमिक्स में। देखिए अगला, मुद्रा परिमाण सिद्धांत बताता है। ठीक है, मुद्रा परिमाण सिद्धांत क्या बताता है? सामान्य कीमत स्तर और मुद्रा की पूर्ति में सीधा संबंध होता है। मुद्रा की पूर्ति दुगुनी करने पर कीमत स्तर भी दुगुना हो जाएगा, दोनों में धनात्मक और आनुपातिक संबंध होता है। अगला देखिए, एक निश्चित समय पर दी हुई कीमत पर किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा और उसकी कीमत देने की जो इच्छा क्षमता होती है उसको हम क्या कहेंगे? डिमांड, मांग कहेंगे। अगला है डैश बताता है कि संतुलन आय में वृद्धि प्रति इकाई स्वायत्त व्यय में वृद्धि के कारण होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? गुणक कहेंगे, मल्टीप्लायर, कि निवेश में वृद्धि से, ठीक है, आय में कितनी वृद्धि होती है। अगला है राजकोषीय नीति के 3 घटक होते हैं, कौन कौन? फिस्कल पॉलिसी के 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सरकारी व्यय, सार्वजनिक ऋण और सरकारी प्राप्तियां। अगला है एक एकाधिकारी अपने लाभों को अधिकतम कर पाता है जब उसकी जो सीमांत लागत है वो सीमांत लागम के बराबर होनी चाहिए। सीमांत लागत और सीमांत आगम क्या होनी चाहिए? बराबर। अगला है उदारीकरण का मतलब होता है। ठीक है, उदारीकरण का मतलब क्या होता है? सरकार के जो नियंत्रण होते हैं अर्थव्यवस्था में उनको एक तरह से कम कर देना, ठीक है, उनमें एक तरह से ढिलाई करना। अगला है संरचनात्मक सुधार तथा स्थिरीकरण उपाय दोनों किस नीति के समूह हैं? तो ये जो नई आर्थिक नीति आई है उसके साथ में संबंधित है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अगला है पारंपरिक अर्थों में मुद्रा का जो अर्थ है वो किसके साथ में है? विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, तो ये हो जाएगा हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है, मूल्य का संचय, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा। अगला है एक पूर्ण शुद्ध प्रतियोगिता फर्म का आपूर्ति वक्र अल्पकाल में, ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का जो पूर्ति वक्र है वो किससे निर्धारित होता है? सीमांत लागत वक्र से, ऑप्शन हमारा फोर्थ। फिर देखिए नेक्स्ट, मुद्रा की मांग का सिद्धांत व्युत्पन्न किया गया। ठीक है, मुद्रा की मांग का जो सिद्धांत है फिशर ने विनिमय समीकरण का प्रयोग किया था। अभी हमारा क्वेश्चन आया था ऊपर एम वी इक्वल टू पी क्यू वाला जो समीकरण था, तो ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए इसमें। फिर अगला है दीर्घ काल में एक प्रतियोगी फर्म के संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन होता है। इसका अर्थ होता है औसत आय और औसत आगम, औसत आगम और औसत लागत अल्पकाल और दीर्घकाल में क्या होनी चाहिए? बराबर। अगला है माना कि प्रतिमाह
आय कुल 6 परिवारों की निम्न प्रकार से दे रखी हमको रुपयों में। तो सबसे पहले इन सभी को हम जोड़ लेंगे और इन सभी को जोड़ने के बाद में अगर हम 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1547 आना चाहिए। ठीक है, उसको आगे करके देख लीजिएगा और वो हमारा आंसर हो जाएगा। 6 परिवारों की आय है, 6 परिवारों की आय को जोड़ के उसमें 6 का भाग देना है, डिवाइड करना है। अगला है, जब मुद्रास्फीति का स्तर एक स्वीकार्य स्तर से अधिक हो जाता है तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा, जो बैंक दर है उसको बढ़ा देगा। ठीक है, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए क्या किया जाएगा, बैंक दर को बढ़ा दिया जाएगा, सेकंड ऑप्शन। अगला है, समझौता व गैर समझौता अल्पाधिकार किस कमी के कारण होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपकी एकाधिकार की डिग्री। ठीक है, तीसरा ऑप्शन होना चाहिए इसमें। फिर है, देश में मुद्रा की पूर्ति में कमी हेतु आरबीआई क्या करेगा। ठीक है, आरबीआई क्या करेगा, खुले बाजार में जो प्रतिभूतियां हैं उनको बेचेगा। तो लोग अगर खरीदेंगे तो लोगों के पास में जो अतिरिक्त पैसा है वो बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगा। अगला देखिए, वह सूचकांक जिसका आकलन देश के कुल निर्यात, कुल आयात तथा निर्यात की कीमत एवं आयात की कीमत का अनुपात गुणा 100 करके किया जाता है, तो यह आपका हो जाएगा व्यापार की शर्तें होनी चाहिए इसमें। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, टर्म्स ऑफ ट्रेड। अगला देखिए, निजी क्षेत्र के विकास हेतु एकीकृत दृष्टिकोण से विश्व बैंक समूह के साथ जुड़कर कार्य कर रहा है, वो कौन सा है हमारा, मिगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन होना चाहिए इसमें। फिर देखिए, नीति आयोग जिसका नोडल प्रभारी है, यह सूचकांक जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर तथा आवासीय गुणवत्ता के साथ 38 सूचकों में गरीबी का मापन करता है, ये हो जाएगा हमारा एमपीआई, बहुआयी सूचकांक। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला है, आर्थिक विकास का अर्थ। तो आर्थिक विकास में हम आर्थिक वृद्धि के साथ साथ में अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन होते हैं उनको भी हम शामिल करते हैं, जिससे लोगों का कल्याण होता है। तो ऑप्शन हमारा होना चाहिए तीसरा। अगला है, देश देश खाली रिक्त स्थान है, आंकड़ों को विशिष्ट या प्रतिनिधि मूल्य के रूप में सारांशित करने का एक तरीका है, उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जब लागत बढ़ जाने से कीमत बढ़ जाती है उसको हम क्या कहेंगे, लागत जन्य मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगला है, जब एक एकाधिकारी उपभोक्ताओं को उप बाजारों में विभक्त करता है तथा भिन्न भिन्न कीमत लेता है तो इसको हम कहेंगे तृतीय डिग्री वस्तु विभेद, तीसरा ऑप्शन हमारा। फिर अगला है, यदि काल पीयर्सन गुणांक का मान r इक्वल टू 0.9 है तो इसका मतलब क्या हो गया, दो चरों के बीच में उच्च धनात्मक सहसंबंध है, सेकंड ऑप्शन। फिर है, सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों में विनिवेश। ठीक है, विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट जो होता है उससे एक तरह से क्या होता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां हैं उनको निजी हाथों में बेचा जाता है, जिसको हम कहेंगे प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान को सबसे बड़ा राज्य मानने जाने लगा है क्योंकि, तो इसका आंसर होना चाहिए उससे पहले उत्तर प्रदेश जैसे फर्स्ट स्थान पे था, तो ये ऑप्शन आपका तीसरा हो सकता है, इसमें चेक कर लीजिएगा इसको। अगला है, वर्ष 2011-12 में तेंदुलकर समिति के अध्ययन के अनुसार भारत में क्रमशः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में निर्धनता अनुपात था, तो इसमें हमारा जो आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन सेकंड। इसको फिर भी एक बार मिला लीजिएगा। अगला है, दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते क्योंकि दो तटस्थ वक्र कभी भी समान संतुष्टि के स्तर का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, फोर्थ ऑप्शन। हिग्स ने प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव को कीमत प्रभाव से पृथक किया। ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, आय में क्षतिपूरक परिवर्तन किया था और वास्तविक आय को उन्होंने स्थिर रखा था, तीसरा ऑप्शन। अगला है, कल्याण अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो कि कल्याण का समग्र स्तर पर मूल्यांकन करने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, व्यष्टि अर्थशास्त्र का, सेकंड ऑप्शन। फिर है,
जब एक मौद्रिक प्राधिकरण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के तरीके अपनाता है तब वह, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, विस्तारवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग कर रहा होता है। अगला है, राष्ट्रीय आय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति बाजार दरों पर से भिन्न होती हैं। तो राष्ट्रीय आय होती है आपकी एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, और ये जो है वो एनएनपी मार्केट प्राइस, दोनों में जो अंतर होता है वो किसका होता है, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, विशुद्ध अप्रत्यक्ष करों का। अगला है डैश, यह एक आर्थिक स्थिति है जिसमें साधनों को पुनरावंटन एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए और बगैर दूसरे व्यक्ति को बेहतर करने के लिए नहीं किया जा सकता। इसको हम क्या कहते हैं, परेटो अनुकूलतम। अगला है, स्पीयरमैन के कोटि सहसंबंध गुणांक का जो फॉर्मूला है वो कौन सा होता है, सेकंड ऑप्शन 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1। अगला देखिए, M2 मुद्रा जो है उसमें हम क्या शामिल करते हैं, M1 प्लस डाकघरों की बचत जमा है, और M1 में क्या आ जाता है आपका, करेंसी और मांग जमा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला चेक कीजिए, दी गई टेक्नोलॉजी में यदि उत्पादन के एक साधन में समान वृद्धि की जाती है तथा अन्य साधनों को स्थिर रखा जाता है तो उत्पादन में वृद्धि प्रारंभ में होगी और फिर उत्पादन घटने लग जाएगा। मतलब शुरू शुरू में उत्पादन बढ़ता है और एक समय के बाद में घटने लग जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगला है, फिशर का आदर्श सूचकांक निम्न शर्तों में कौन सी पर खरा उतरता है। तो फिशर का जो आदर्श सूचकांक है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, समय और तत्व उत्क्रमिता दोनों परीक्षणों को संतुष्ट करता है। अगला है, प्राकृतिक वृद्धि दर गैर आर्थिक कारकों की आपत्ति और अध्ययन के लिए खुली हैं जिनको नजरअंदाज किया गया है। तो हेरोड डोमर मॉडल में इनको शामिल नहीं किया गया था। निम्न में से सभी एकाधिकार के लक्षण हैं एक के अलावा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वस्तु एक ही फर्म होती है, बिल्कुल सही है। फर्म यूनिक प्रोडक्ट बनाती है, ये भी सही लग रहा है। मूल्य विभेद पाया जाता है, एक ही क्रेता होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। एक क्रेता नहीं होता, क्रेता इसमें ज्यादा हो सकते हैं, विक्रेता एक होता है। फिर अगला है, 2011 में निम्न जिला समूह में 0-6 वर्ष के बच्चों में लिंगानुपात अधिकतम गिरावट आई। तो इसमें होना चाहिए आपका सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, गंगानगर, करौली, भरतपुर, दौसा, उदयपुर। फिर है नेक्स्ट है आपका, ऐसे बाजार जिसमें वैधानिक नियमन से लेन देन पर नियंत्रण हो, ठीक है, ये आपका हो जाएगा विनियमित बाजार होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन हमारा। फिर देखिए अगला, एक देश और शेष संसार के बीच सभी आर्थिक सौदों को जो निश्चित समयावधि में व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। अगला है, सर्वेक्षण, पोल, साक्षात्कार, डेल्फी तकनीक, ठीक है, प्रश्नावली, ये सभी किस में आएंगे आपके, प्राइमरी डेटा, जो प्राथमिक संख्यात्मक आंकड़े होते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा प्राइमरी में आ जाएंगे आपके। फिर अगला है, अन्य उद्देश्यों के साथ वित्तीय स्थायित्व एवं आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने का जो उद्देश्य है वो किसका है, आईएमएफ का होना चाहिए। इसको आप चेक कर लीजिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। समाज दुर्लभ संसाधनों में कैसे मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन करते हैं एवं उन वस्तुओं को विभिन्न लोगों के मध्य वितरण करते हैं, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र है, ठीक है। ये परिभाषा दी गई थी सैमुअल्सन के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें सही होना चाहिए। अगला है, तुलनात्मक लागत का रिकार्डियन सिद्धांत 1936 में इस रूप में प्रस्तुत किया गया था। यह आपका है हेबरलर का जो अवसर लागत सिद्धांत है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया था। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, रियल जीडीपी जो होती है उसको हम किस पे मापेंगे, कांस्टेंट प्राइस पर, ठीक है, स्थिर कीमतों पर, आधार वर्ष की कीमतों के आधार पर, आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें। अगला है, सूचकांक सृजित किया गया था जिसमें आपने तो लोगों की क्षमताओं का मापदंड इस पे जोड़ दिया जाना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका
आपका होना चाहिए मानव विकास सूचकांक HDI। GST जो है सबसे पहले कहां प्रयोग किया गया था? फ्रांस में। अगला है हेक्सर ओलिन सिद्धांत कहता है कि जो देश, किसी देश के पास में जो संसाधन अधिक मात्रा में होगा, प्रचुर मात्रा में, वो देश उन्हीं उन्हीं के द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा वो निर्यात करेगा। अगर श्रम है तो श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात करेगा, अगर वहां पे पूंजी पर्याप्त मात्रा में है तो पूंजी प्रधान वस्तुओं का वो निर्यात करेगा। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। अगला देखिए, एक अर्थव्यवस्था में चयन की समस्या का समाधान, ठीक है, चयन की समस्या का जो समाधान है वो PPC वक्र, उत्पादन संभावना वक्र का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, ये जो पुस्तक है, बुक है, वो किसने लिखी थी? रेगनर नर्कसन ने। फर्स्ट ऑप्शन हमारा। अगला देखिए, आपूर्ति का नियम क्या कहता है? कि कीमत और पूर्ति के बीच में धनात्मक संबंध होता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। अगला देखिए, अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम टू प्रोड्यूस, ठीक है, उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए और किसके लिए किया जाए। अगला है विभिन्न देशों के मध्य न्यायपूर्ण व्यापार को प्रोत्साहित करना, किसका उद्देश्य होता है? WTO का। फिर है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए निर्देशित मानसिक व शारीरिक परिश्रम को क्या कहा जाता है? लेबर, श्रम कहा जाता है अर्थशास्त्र की लैंग्वेज में। अगला है नया कल्याण अर्थशास्त्र में क्षमता दृष्टिकोण, ठीक है, कैपेबिलिटी अप्रोच जो है वो किसकी है? अमर्त्य सेन की होनी चाहिए। घाटे का बजट, जिसमें व्यय जो है वो आय से ज्यादा होता है, जब व्यय आगम से अधिक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें से होना चाहिए, इसको हम कहेंगे घाटे का बजट। अगला देखिए, मिलान करना है, जिप्सम जो है वो आपका संबंधित हो जाएगा, इसमें आपको मिलान करना है। देखिए ये, तो ये खेतड़ी होना चाहिए, तांबा जो है वो झामसर, खेतड़ी में भी होता है वैसे तो, और सीसा जस्ता है वो जामर कोटड़ा उदयपुर, ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। फिर भी एक बार इसको देख लेना। अगला है औसत आगम अर्जित आगम है, ठीक है, औसत आगम प्रति इकाई बिक्री से जो राशि प्राप्त होती है, तो सेकंड ऑप्शन होना चाहिए इसमें। अगला देखिए, मिलान करना है, एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत सिद्धांत है, JS मिल का रेसिप्रोकल थ्योरी व्युत्क्रम, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत है और हेबरलर का अवसर लागत सिद्धांत है। अगला देखिए, राजस्थान में 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी रही है? 21.3%, और भारत की कितनी है? 17% के आसपास है। निम्नलिखित में से कौन सा औसत आगम वक्र का दूसरा नाम है? जो AR वक्र होता है, औसत आगम वक्र, उसको हम मांग वक्र भी कह सकते हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन से जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 में सर्वाधिक है? बाड़मेर होना चाहिए। आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादन के संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में, नियंत्रण में होते हैं, वो होती है कैपिटलिज्म, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। व्यापार चक्र परिवर्तन के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होगी? चक्रीय बेरोजगारी। एक फर्म उत्पादन बंद बिंदु का सामना करता है, ठीक है, जहां पे औसत परिवर्तनशील लागत कीमत के बराबर होती है। ऑप्शन हमारा सेकंड। अगला है सामान्यतः समग्र मांग का सबसे बड़ा जो घटक है वो कौन सा है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय। अगला है धारणी विकास की लक्ष्य संख्या है, ठीक है, इसमें ये सारे होने चाहिए, इसको आप एक बार देख लीजिएगा।
इसमें आपका आंसर फर्स्ट हो सकता है, इसको फिर भी एक बार देखना पड़ेगा, अभी चेक कर लीजिएगा। अगला है, यदि r सहसंबंध गुणांक तथा x y दो चर हैं और x y चरों का जो समांतर माध्य वो x बार y बार है, तब तो हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे? ऑप्शन सेकंड, ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ये आपका हो जाएगा डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर, ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा। और फिर अंतिम प्रश्न है, सीमांत आगम परिवर्तन के बराबर हैं, किसमें परिवर्तन के बराबर हैं? ऑप्शन हमारा तीसरा, ठीक है, जो कुल आय होती है टीआर को हम कैसे निकालेंगे? पी इंटू क्यू करके, तो उसमें जो परिवर्तन होगा उसको हम कहेंगे सीमांत आगम।